हाँ भाई, सभी को नमस्कार। इससे पहले वाली क्लास में शिलालेख देख रहे थे। महत्वपूर्ण 14 शिलालेख देख लिए थे। महत्वपूर्ण 14 शिलालेख हमने देख लिए थे। आज हेडिंग डालो, कुछ अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अशोक के शिलालेख। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अशोक के शिलालेख। हेडिंग डाल देते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अशोक के शिलालेख। इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद करना। इसमें अभी शिलालेख और कहां से मिले, स्थान, दैट्स इट। अभिलेख का नाम और कहां से मिले, बस देख लो भाई। इधर हम डालने जा रहे हैं अभिलेख। बोला करे कंफ्यूज नहीं, अभिलेख के अंदर ही शिलालेख आ जाते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, इधर देखो, हमने डाल दिया अभिलेख डाल दिया। और इधर क्या डालते, इधर डाला स्थल, जहां से मिले। कहां से मिले हम बताएंगे आपको। ठीक है, पहला शिलालेख सहवाजगढ़ी अभिलेख। सहवाजगढ़ी अभिलेख पहला जो है सहवाजगढ़ी का अभिलेख कहां से मिला है। सहवाजगढ़ी का अभिलेख कहां से मिला, नाम से लग रहा है, कहां से मिला होगा। पेशावर कहां है, पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान। पेशावर से मिला सहवाजगढ़ी का। फिर देखो दूसरा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों में, कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों में दूसरा है मानसहरा का अभिलेख। सहवाजगढ़ी का अभिलेख, पहला हो गया। दूसरा मानसहरा का अभिलेख ये मिला है हजारा। ये मिला हजारा पाकिस्तान में एक क्षेत्र है हजारा, वहां से क्या मिला, मानसहरा का अभिलेख। फिर तीसरा है गिरनार अभिलेख। ये पूछा गया है एग्जाम में, गिरनार अभिलेख। गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है, गुजरात में। फिर जूनागढ़, गुजरात से। जूनागढ़ कहां से, गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है जूनागढ़ से कौन सा अभिलेख मिला, गिरनार का अभिलेख। फिर सोपरा अभिलेख, टोपरा नहीं, टोपरा का अलग है, बताएंगे उसके बारे में। सोपरा अभिलेख कहां से मिला, सोपरा अभिलेख मिला महाराष्ट्र के ठाणे से। महाराष्ट्र में जो थाने नहीं पड़ता, जहां से ट्रेन चली थी, थाने, कहां से, महाराष्ट्र के क्षेत्र थाने से कौन सा मिला, सोपरा। मास्की अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास्की अभिलेख कई बार पूछा गया है। मास्की अभिलेख, इसी तो अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है, मास्की अभिलेख। ये कहां से मिला, ये रामचूर कर्नाटक, रामचूर
कर्नाटक। कर्नाटक में एक क्षेत्र है रामचूर, रामचूर से कौन सा मिला? मास्की अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा का अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख कहां से मिला? गुर्जरा अभिलेख मिला दतिया से। दतिया कहाँ है? एमपी में। दतिया एमपी, एक जिला पड़ता है दतिया एमपी में। दतिया से कौन सा मिला? गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख दतिया से। कालसी अभिलेख, कालसी अभिलेख, कालसी अभिलेख देहरादून से। धौली अभिलेख पुरा से। सातवां कालसी अभिलेख, और कालसी के बाद कौन सा बताया? धौली, धौली। ये दोनों कहां से मिले? कालसी मिला है देहरादून से और धौली मिला पूरा उड़ीसा से। कालसी मिला देहरादून, देहरादून से, और ये मिला पूरा, पूरा कहां पे? उड़ीसा। पूरा उड़ीसा से कौन सा मिला? धौली अभिलेख। साफ दिख रहा है? धौली अभिलेख। धौली अभिलेख नहीं दिख रहा साफ, देख लेना। धौली अभिलेख इधर, धौली अभिलेख इधर लिख देते हैं। धौली अभिलेख कहां से मिला? पुरा से। पुरा कहां है? उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरा से मिला कौन सा? धौली अभिलेख। रफ कर देते हैं। इतना डिटेल में अभिलेख इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभिलेख इंपॉर्टेंट है। अभिलेख बड़ी इंपॉर्टेंट है अशोक के मामले में भाई। अब क्या बताएं अभिलेख के बारे में? अशोक के अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अशोक के अभिलेखों से संबंधित, हाँ भाई साफ दिख रहा है। अशोक के अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे? पहला तो अशोक के अभिलेखों से हमें उस काल की जानकारी मिलती है, पहले भी बताया। उस कालखंड की जानकारी मिलती है। शासन क्षेत्र का पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे शासन क्षेत्र था अशोक का। अशोक का कहाँ कहाँ पे शासन क्षेत्र था देखना। अशोक के अभिलेखों से उसके शासन क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है या मिलती है। कहाँ कहाँ पे उसका शासन था, इसकी जानकारी हमें उसके अभिलेख से मिलती है। अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेखों से मिलता है। अशोक का नाम अशोक, अशोक का नाम अशोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक का नाम अशोक हमें 4 अभिलेखों से मिलता है। 4 अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक। कौन कौन से अभिलेख? एक गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम लिखा हुआ है, मास्की अभिलेख में अशोक नाम लिखा हुआ है, रुद्रतामन अभिलेख में अशोक नाम लिखा हुआ है, नेट्टूर अभिलेख में अशोक नाम लिखा हुआ है। 4 अभिलेखों से। कौन कौन से 4 अभिलेख हैं भाई?
मास्की, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। दूसरा हमने बताया था अभी गुर्जरा के बारे में, कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे है गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से मिला, एमपी से, एमपी के दतिया से, गुर्जरा से। फिर पहला हो गया, दूसरा, तीसरा रुद्रदामन, रुद्रदामन अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख। चौथा अभिलेख नेट्टूर अभिलेख। ये सभी क्या है, अभिलेख। इनमें, इन चारों में हमें क्या नाम मिलता है, अशोक का नाम, अशोक लिखा है। इन चार में ही सिर्फ अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है, और जितने मिले उनमें अशोक नहीं लिखा हुआ है। उसमें प्रियदर्शी, उसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी, भगवान का प्रिय, ईश्वर का प्रिय नाम, ईश्वर का प्रिय, प्रियदर्शी। इन चार में हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इनके अलावा, इन चार के अलावा, इन चार के अलावा अभिलेखों में हमें अशोक का नाम, अशोक का नाम अलग मिलता है। क्या क्या नाम अलग मिलता है, उसी को देवा नाम पिया, देवा नाम पिया, देवा नाम पिया, देवा नाम पिया, पियादासी, पियादासी या प्रियदर्शी, पियादासी, पियादासी या प्रियदर्शी। अशोक को और किस नाम से प्रिय जाना जाता था, देवा नाम पिया, पियादासी या प्रियदर्शी। अशोक का नाम अशोक चार अभिलेखों से मिला, कौन कौन से, मास्की बता देना, गुर्जरा आ जाए लगा देना, रुद्रदामन, नेट्टूर, बस। और सब में उसका नाम अलग मिलता है, और सब में उसका नाम अलग मिलता है। उत्तर पश्चिम के अभिलेखों में उसका नाम क्या है, उत्तर पश्चिम के अभिलेखों में उसका नाम अशोक नहीं मिलता है, उसका नाम अशोक नहीं मिलता है। उत्तर पश्चिम के अभिलेखों में, ये जो बात कर रहे हैं, इन चार के अलावा अभिलेखों में अलग नाम मिलते हैं, अभिलेखों में अलग नाम मिलते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम में हमें ये नाम मिलते हैं, देवा नाम पिए, पियदासी, प्रियदर्शी, ये नाम मिलते हैं। इनका अर्थ क्या है, देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी का अर्थ क्या है, देवताओं का प्रिय। इनका अर्थ क्या है, पूछा जाए आपसे, इनका अर्थ, इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ है, इनका अर्थ क्या है, प्रियदर्शी का अर्थ क्या है, देवताओं का प्रिय। इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, कौन, अशोक, देवताओं का प्रिय। यहां तक क्लियर हो, देवताओं का प्रिय। चार अभिलेखों में हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, कौन से, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और रुद्रदामन। रुद्रदामन, गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और जो उत्तर पश्चिम के अभिलेख मिले, उत्तर पश्चिम के अभिलेख, उत्तर पश्चिम के अफगानिस्तान के अभिलेख जो मिले, उनमें क्या नाम मिलता है अशोक का, प्रियदर्शी या देवनामपिया। और इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रूमनदेही अभिलेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, तथ्य, अन्य तथ्य क्या है, स्टार लगा लो इसमें, अशोक का
सबसे छोटा अभिलेख है रोमन देई। रोमन देई, रोमन देई अभिलेख, रोमन देई अभिलेख। रोमन देई, रोमन देई शायद ऐसे होगा, देख लेना। रोमन देई याद रखो, रोमन देई अभिलेख है। इस अभिलेख में अशोक का आर्थिक विषय, इस अभिलेख में अशोक ने आर्थिक विषय पे वर्णन किया है। अशोक के मेरठ तथा टोपरा अभिलेख को, अशोक के मेरठ तथा अशोक के मेरठ तथा टोपरा अभिलेख, मेरठ तथा टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रोमन देई अभिलेख, अशोक के मेरठ और टोपरा अभिलेख, अशोक के मेरठ और टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया। अशोक के मेरठ तथा टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक जब पढ़ाएंगे मध्यकालीन भारत, अशोक के मेरठ तथा टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया, दिल्ली मंगवाया। प्रयाग, अशोक के प्रयाग अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के प्रयाग अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है क्योंकि इसमें अशोक की पत्नी का उल्लेख है। प्रयाग अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है क्योंकि इसमें अशोक की पत्नी का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां तक आया समझ में। अशोक के अभिलेख एकदम खत्म, एकदम जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब हेडिंग डालो, अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक का कलिंग युद्ध। फटाफट नोट डाउन कर लो इनको। क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य बताए। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रोमन देई अभिलेख, अशोक के मेरठ तथा टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया। प्रयाग अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अशोक की पत्नी का उल्लेख है। अशोक का कलिंग अभियान, या फिर डाल दो अशोक का कलिंग युद्ध। देखते अशोक का कलिंग युद्ध 261 BC। पहले पूछा जाता था 261 कब हुआ,
261 BC में। अब ज्यादा नहीं पूछते, फिलहाल याद रखें। कहाँ है कलिंग? उस समय के अनुसार कहाँ है कलिंग? अगर भारत का नक्शा सही बना तो कहीं यहाँ पे है कलिंग, यहाँ पे है कलिंग। इस भाग को कौन जीतेगा? सम्राट अशोक। कैसे जीतेगा? सिंहासन पर विराजमान होने के 8 वर्ष बाद अशोक ने केवल एक विशाल युद्ध किया। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद 8 साल बाद, विराजमान होने के 8 साल बाद अशोक ने केवल एक विशाल युद्ध किया। जो कलिंग का युद्ध कहलाता है। एक विशाल युद्ध किया जो कलिंग का युद्ध कहा जाता है, कहलाता है। इस युद्ध में, ये विशाल युद्ध है, इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध में 1 लाख 2 3 4 5 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख लोग 1.5 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इतना भयानक नरसंहार था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। इस कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। किस युद्ध में? कलिंग के युद्ध में। इस युद्ध के नरसंहार को देखकर, इस युद्ध में देखना, इन 1 लाख में कुछ ब्राह्मण पुजारी एवं बौद्ध भिक्षु भी मारे गए। इनको देखकर, इस दृश्य को देखकर, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने युद्ध वगैरह छोड़कर, युद्ध की नीति को क्या कहते हैं? भेरी घोष की नीति। अशोक के द्वारा युद्ध की नीति को क्या कहते हैं? भेरी घोष की नीति। युद्ध की नीति को छोड़कर, युद्ध की नीति मतलब भेरी घोष की नीति, युद्ध की नीति को छोड़कर युद्ध की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। इसका क्या मतलब है? धम्म घोष की नीति को अपनाया कि मतलब अब युद्ध नहीं करेंगे, अब शांति प्रिय जीवन जिएंगे। किसने कहा? अशोक ने। और जो भी कलिंग की
जो भी कलिंग की जनता है वो अब सम्राट की जनता है। जो रूल रेगुलेशन हमारे क्षेत्र पे लागू होते हैं वही अब कलिंग पर भी लागू होंगे। एक बौद्ध भिक्षु कौन था उस समय? उस समय एक बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के माध्यम से इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया। उसने उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के माध्यम या सहयोग से बौद्ध धर्म अपनाया। किसके माध्यम से? उपगुप्त के माध्यम से बौद्ध धर्म अपनाया। किसके माध्यम से? उपगुप्त के माध्यम से। हाँ भाई, कलिंग युद्ध देख रहे? कलिंग युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। कलिंग युद्ध बहुत भयानक युद्ध था। 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। अथवा इस विशाल नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इस विशाल नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने युद्ध की नीति को छोड़कर, युद्ध की नीति को क्या कहते हैं? भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष मतलब धर्म की नीति को अपनाया। धर्म की नीति क्या थी? लड़ाई मार नहीं करना है, शांत रहो और शांत जीवन जियो, ना किसी को मारो और ना किसी से मार खाओ। इसे क्या कहते हैं? शांति प्रिय जीवन। इस जीवन में कौन आ गया भाई? अशोक आ गया इस जीवन में। देखो, राजा से क्या बन गया? फकीर बन जाएगा, राजा से भिक्षु बन जाएगा, बौद्ध भिक्षु, और धार्मिक यात्रा करेगा। धार्मिक यात्रा कौन? अशोक। किस लिए छोड़ दिया सब राजपाट? किस लिए छोड़ दिया? कलिंग के विशाल नरसंहार को देखकर, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु भी मारे गए और क्षति पहुंची। किसको? ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को जो क्षति पहुंची, उसको देखकर और विशाल नरसंहार देखकर वो समझ गया कि युद्ध में भाई क्या होता है। युद्ध जब होता है तो अपने अपनों से अलग हो जाते हैं। भाई भाई से अलग हो जाता है, बेटा माँ से अलग हो जाता है। युद्ध के बाद पता चला बेटा गया युद्ध में, मर गया, माँ से अलग हो गया। एक भाई गया युद्ध में, मर गया, भाई से अलग हो गया। इस चीज को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़कर शांति की नीति अपनाई। शांति की नीति कैसे अपनाई भाई? सब राजपाट छोड़ दिया, कहा ये राजपाट संभालो तुम लोग, हम चले कहां? धर्म यात्रा पे। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और गौतम बुद्ध की तरह धर्म यात्रा की शुरुआत की। किसने? भेरी घोष की नीति क्या होती है? युद्ध वाली नीति भेरी घोष की नीति। युद्ध करना है, साम्राज्य विस्तार करना है। भाई हम मगध के राजा हैं, अवंती को जीत ले, क्या बढ़िया। एक राजा का कर्तव्य क्या है कि वो अपने साम्राज्य विस्तार करे, साम्राज्य का विस्तार करे। इसको क्या कहते हैं? भेरी घोष की नीति। और धम्म घोष की नीति धर्म के अनुसार चलना, ना किसी को मारो, शांति। अगर कोई एक गाल पे मारे दूसरा गाल आगे कर दो, उसको क्या कहते हैं? धम्म घोष की नीति, धर्म की नीति,
धर्म की नीति किसने अपनाई? अशोक ने। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद नरसंहार देखकर बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मणों के मर जाने से उसके हृदय पे आघात हुआ, उसने राजपाट छोड़ दिया, एक विशाल राज्य को छोड़ दिया, एक विशाल राज्य को छोड़कर क्या बन गया? बौद्ध भिक्षु। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्मघोष की नीति अर्थात एवं बौद्ध धर्म अपनाया, और धार्मिक यात्रा पे निकल पड़ा। कौन निकल पड़ा? हाँ, सम्राट अशोक धार्मिक यात्रा पे निकल पड़ा। सभी बौद्ध तीर्थ स्थल की यात्रा की, सभी बौद्ध तीर्थ स्थल की यात्रा की। इसने उसी प्रकार धार्मिक यात्रा की जैसे गौतम बुद्ध ने की थी। और इसने क्या उस यात्रा में किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। इसने इस यात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब किया, जिससे बौद्ध धर्म और विकसित हुआ, जिससे भारत में बौद्ध धर्म और विकसित हुआ। किसने? अशोक ने अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, उस समय का आज का म्यांमार, बर्मा में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारक भेजे। किसने? अशोक ने। अब जब ये अपने राज्य से, जब राज्य में राजा नहीं तो राजपाट सोच रहे होंगे आप कौन चला रहा है, वहां पे एक अधिकारी रख दिया। राजा उस समय क्या होता था? मौर्य काल में राजा सर्वशक्तिशाली था। कैसे? देखो, लोकतंत्र में कानून कौन बनाता? विधायिका। कानून को लागू कौन कराता? कार्यपालिका। और कानून में अगर किसी ने गलती कर दी तो उसको सजा कौन देता? न्यायपालिका। लेकिन ये तीनों काम कौन करता था? राजा करता था। कानून बनाता भी था, लागू भी करवाता था। कानून किसी ने नहीं माना और कानून से हस्तक्षेप कर दिया तो उसे सजा भी राजा देता था। अब तो राजा कहाँ चला गया? धर्म यात्रा पे। अब ये काम कौन करेगा? भाई, कानून का उल्लंघन अगर कर दिया तो सजा देने का काम कौन करेगा? एक अधिकारी नियुक्त करा। साम्राज्य में न्याय लागू करने हेतु एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसे कहते हैं राजुका। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने
स्थान पे अशोक ने, अपने स्थान पे अशोक ने न्याय लागू करवाने हेतु एवं सजा देने हेतु एक अधिकारी नियुक्त किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे उस अधिकारी को क्या कहा जाता है? राजुका। उस अधिकारी को क्या कहते हैं? राजुका। मोस्ट इंपोर्टेंट, उस अधिकारी को क्या कहते हैं? राजुका। राजुका को नियुक्त किया। अपनी जगह पे एक अधिकारी बिठा दिया जिसका नाम क्या है? राजुका। पढ़ लेना भाई फटाफट। हेडिंग डन। मौर्यकालीन प्रशासन, प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन। कलिंग युद्ध आया ना समझ में? मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन क्या था भाई? सच में समझना है ना कि प्रशासन क्या होता है। आज के दृष्टिकोण से प्रशासन से बड़ा शासन होता है। ये जो पीएम है, सीएम है और जो मंत्रिमंडल होता है, ये सब शासन है। आईएएस अधिकारी, जितनी भी अधिकारी रैंक के लोग हैं, ये सब प्रशासन में आते हैं। ये सभी प्रशासन में आते हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन एक साथ देखना पड़ेगा। मौर्यकालीन प्रशासन देखना, मौर्यकालीन प्रशासन कैसे होता था? मौर्यकाल में शासन, कंफ्यूज ना हो। मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकाल में राजा निरंकुश एवं सर्वशक्तिशाली होता था। सर्वशक्तिशाली होता था, सर्वशक्तिशाली होता था। मौर्य काल में राजा निरंकुश, कभी कभी निरंकुश, निरंकुश मतलब भाई जो मन में आएगा वो कर देगा। जो मन में, राजा अच्छा हुआ तो उदारवादी, राजा थोड़ा गड़बड़ हुआ तो निरंकुश कहते थे कि गलत भी, सजा भी गलत सुना सकता है, टेढ़ी खोपड़ी का हो सकता है राजा। मौर्य काल में राजा निरंकुश एवं सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली समझना, सर्व शक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली का मतलब क्या है? कानून बनाएगा, कानून बनाएगा राजा, कानून भी बनाएगा। कानून, कानून लागू करेगा कौन? राजा। कानून बनाएगा राजा, लागू करेगा राजा। कानून को नहीं माना तो सजा भी देगा राजा, सजा भी राजा देगा। इसी को क्या कहते? सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। ये सारे काम राजा करता है। कानून का उल्लंघन करोगे तो सजा भी राजा देगा। इसका निर्णय सर्वोपरि होता था, इसका निर्णय सर्वोपरि होता था। इसका निर्णय सर्वोपरि होता था। किसका निर्णय? राजा का निर्णय सर्वोपरि होता था। अब देखना भाई, देश का विभाजन प्रशासन में पहले देख लेते हैं। देश का विभाजन, इनके समय इनके समय देश के विभाजन में, इनके समय देखना कैसे देश का विभाजन था और उस क्षेत्र का मुख्य अधिकारी कौन था। उस क्षेत्र का मुख्य अधिकारी देखना ध्यान से। आज क्या है? आज क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र सबसे बड़ा, उसके अंदर राज्य, राज्य के अंदर मंडल, फिर मंडल से नीचे जिला, जिला से नीचे तहसील, तहसील से नीचे
और भी छोटे क्षेत्र आते हैं। आज का बता रहे हैं, वर्तमान उस समय का देखो। सबसे बड़ा क्या होता था? राज्य। राज्य इधर लिखेंगे प्रमुख अधिकारी, प्रमुख 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 अधिकारी। देखो राज्य का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? राजा। राज्य का प्रमुख अधिकारी राजा, राज्य का प्रमुख अधिकारी राजा। राजा छोटी सी बात, सब कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं। राज्य का प्रमुख अधिकारी राजा होता था। राज्य से नीचे आता था प्रांत, कई सारे प्रांत जुड़ के राज्य बनता था। प्रांत का अधिकारी प्रांतपति या गवर्नर। राज्य से नीचे प्रांत, प्रांत का मुख्य अधिकारी प्रांतपति या कह सकते हैं क्या? गवर्नर। गवर्नर। फिर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना, प्रांतपति या गवर्नर राज परिवार का ही होना चाहिए, अनिवार्य था। इस समय प्रांतपति कौन बनता था? राज परिवार का ही सदस्य। प्रांतपति या गवर्नर बनाया जाता था। प्रांत का प्रमुख प्रांतपति, प्रांत से नीचे आता था मंडल, प्रांत से नीचे आता था, आज भी तो होते मंडल, मंडल का होता था महामात्य, मंडल का महामात्य। यहां से पूछा जाता है मंडल का कौन मुख्य अधिकारी होता था? महामात्य। मंडल का प्रमुख अधिकारी होता था महामात्य। मंडल से नीचे होता था विषय, मंडल से नीचे होता था कई सारे विषय मिलके मंडल बनते थे। मंडल से नीचे विषय या आहार, मंडल से नीचे विषय भी बोलते थे और आहार भी। विषय या आहार का प्रमुख अधिकारी विषयपति। विषय का प्रमुख अधिकारी विषयपति। जिला का प्रमुख अधिकारी स्थानिक या गोपक, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इससे नीचे क्या होता था? जिला, आज भी तो होता है जिला। जिला का प्रमुख अधिकारी आज कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट, डीएम होता है जिला का प्रमुख अधिकारी। उस समय कौन होता था? उस समय क्या बोलते थे उसको? स्थानिक या गोपक। स्थानिक या गोपक या फिर गोपा, कुछ भी आ जाए, इसको ये कहते थे। सबसे नीचे क्या होता था? ग्राम। सबसे नीचे क्या होता था? ग्राम। ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी। ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी। ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी। आया समझ में भाई? राज्य का सबसे प्रमुख अधिकारी राजा। राज्य का सबसे प्रमुख अधिकारी राजा। कई सारे राज्य से नीचे क्या होता था? प्रांत। कई सारे प्रांत मिलके क्या बनाते थे? राज्य। प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी प्रांतपति या गवर्नर। मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी महामात्य। विषय का सबसे बड़ा अधिकारी विषयपति। जिला का सबसे बड़ा अधिकारी स्थानिक या गोपक या गोपा। ग्राम का सबसे बड़ा अधिकारी कहा जाता था ग्रामीणी। इन अधिकारियों को आप समझ रहे होंगे कि उस काल में क्या कोई एग्जाम होता था? आजकल तो एग्जाम होते हैं, उस समय भी एग्जाम होता था। इन अधिकारियों को रखने से पहले एक एग्जाम लिया जाता था। उस एग्जाम को कहते हैं उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण से अधिकारी चुने जाते थे, उपधा परीक्षण से। इसके आज तो क्लास सफिशिएंट है, समय हो गया।
इसके बाद वाली क्लास में उपधा परीक्षण बताएंगे, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी में तीर्थ क्या होता है और अधिकारी क्या होता है। तीर्थ वो होते हैं जिनकी डायरेक्ट पकड़ राजा से होती है, अधिकारी वो होते हैं जिनकी डायरेक्ट पकड़ तीर्थ से होती है, अलग अलग दोनों। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना सफिशियंट है। ये जरूर याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलाप में आ ही जाता है, नोट डाउन करिए फटाफट।